हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अम्मोज्योति प्राइम। हम लोग यहाँ पे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोस मशीन का जो हमने अभी तक किया हुआ था ना, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट का वेट और कर लेते हैं। अगर किसी और को ज्वाइन करना हुआ तो ज्वाइन कर ले, है ना, उनका नुकसान ना हो। उसके लिए हम 1 मिनट का और वेट करेंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे। अब एक चीज हमको और देखनी थी, वो ये था कि हमारा जो अल्टरनेटर है ना, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, हमारे अल्टरनेटर पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, उसकी वैल्यू पे हम थोड़ा सा आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ई आर एम एस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी कौन सी वैल्यू, आर एम एस वैल्यू, वो होता है आपका कितना, 4.44 के पी के डी फाइव एफ टी। ये होता है आपके पास यहाँ पे क्या, ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है। जो आपका ईएमएफ जनरेशन होता है अल्टरनेटर में, उसका फॉर्मूला ये होता है 4.44 केपी के डी फाइव एम टी। अगर यहाँ पे बात करी जाए, केपी आपका क्या है, पिच फैक्टर, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आपका पिच फैक्टर है। केडी आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 5 होता है यहाँ पे फ्लक्स पर पोल। ठीक है। और टी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। ठीक है। ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्न पर फेज। ठीक है। ओके, अभी हम लोग केपी केडी के बारे में और डिस्कस करेंगे, है ना। अब हम थोड़ा देखते हैं कि हमारे अल्टरनेटर में हमने बोला ना कि हमको एक्साइटेशन देना पड़ता है। कहाँ पे देना पड़ता है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको एक्साइटेशन देना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कितने तरीके हैं जिससे हम अपने अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन दे सकते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि आपका एक्साइटेशन मेथड। हमारे पास कौन कौन से एक्साइटेशन मेथड है, वो देखना आप लोग। यहाँ पे हेडिंग डालना एक्साइटेशन मेथड। एक्साइटेशन मेथड। पहला जो हमारा एक्साइटेशन होता है, सबसे पहला जो एक्साइटेशन हमारे लिए होगा, उसका नाम है आपका यहाँ पे कौन सा, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर एक्साइटेशन। क्या आपके पास यहाँ पे डीसी जनरेटर एक्साइटेशन। इस एक्साइटेशन के तौर पे हम लोग क्या करते समझना, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे जनरेटर लेता हूं, डीसी संट जनरेटर लेता हूं। यहाँ पे मैं क्या लेता हूं, डीसी संट जनरेटर। ये मेरे पास क्या लेता हूं यहाँ पे मैं, दिस इज माय डीसी संट जनरेटर। इसका जो भी आउटपुट आएगा, डीसी संट जनरेटर का जो भी आउटपुट आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, उसको मैं देता हूं किसको, डीसी का एक और जनरेटर, उसको बोलता हूं डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। मैं किसको देता हूं यहाँ पे, ये डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। एक काम का थोड़ा, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका था डीसी संट। कैसे लिखें, कम छोटा लिखना है मुझे तो, डीसी संट जनरेटर। ठीक है। ये आपका डीसी संट जनरेटर है। ये आपका क्या है, डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है ना, डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। और इसका जो भी आउटपुट आएगा,
वो आपका अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को जाएगा। ये आपका अल्टरनेटर, ये होता है हमारे पास यहाँ पे डीसी जनरेटर एक्साइटेशन। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटर है, जिसका मुझे क्या देना था, एक्साइटेशन देना। तो क्या किया मैंने, डीसी शंट जनरेटर लगाया, उसका जो आउटपुट आया उसको मैंने डीसी सेपरेटली एक्साइटर को दिया, और इसका जो आउटपुट आएगा वो किसको दूंगा, फील्ड को दूंगा। ये मेरे पास क्या था, फील्ड, रोटर, मतलब रोटर को फील्ड कर दूंगा। यहाँ पे आपका प्राइम मूवर कनेक्टेड है, दिस इज योर प्राइम मूवर। ये एक हमारा एक्साइटेशन हो गया, इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर एक्साइटेशन। जो दूसरा हमारे पास एक्साइटेशन उसको बोलते हैं आपका स्टैटिक एक्साइटेशन। जो हमारा सेकंड एक्साइटेशन है वो कौन सा है हमारे पास, स्टैटिक एक्साइटेशन। स्टैटिक एक्साइटेशन में क्या होता है, स्टैटिक एक्साइटेशन में क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये अल्टरनेटर है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन बनता है, ये होता है आपका, इसमें जो एक्साइटेशन हम दो जनरेटर लगाए हैं इसको हम बोलते हैं पायलट, पायलट एक्साइटेशन, इसको बोलते हैं मेन एक्साइटेशन। तो क्वेश्चन बनता है डीसी शंट, डीसी जनरेटर एक्साइटेशन में जो डीसी शंट जनरेटर कैसे एक्साइटेशन आपका पायलट एक्साइटेशन है, फिर आपका ये मेन एक्साइटेशन। अब आपका स्टैटिक एक्साइटेशन में क्या होगा समझना, हमारे पास ऐसे मान लो ये अल्टरनेटर है, दिस इज अवर अल्टरनेटर। यहां पे हम इसको क्या देते हैं इनपुट, आपका प्राइम मूवर। हम इसको इनपुट यहाँ पे कौन सा, प्राइम मूवर इनपुट दिया, ठीक है। और हमने एक यहाँ पे बैटरी बैंक लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बैटरी का बैंक, और उससे बैटरी बैंक से हमने यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग दिया इसको, है ना। हमने इसको क्या दिया, फील्ड वाइंडिंग को इनपुट दिया। तो क्या होगा, ये अल्टरनेटर है, इसको, ये आपका क्या था, बैटरी था, बैटरी भी समझ जाना, बैटरी है ना, ये मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाना बैटरी है। तो आपके अल्टरनेटर को दोनों एक्साइटेशन मिल गया, आपका फील्ड एक्साइटेशन भी मिल गया बैटरी के थ्रू, और आपका प्राइम मूवर से क्या मिल गया, यहाँ पे आपको रोटेशन मिल गया। तो ये आपका ईएमएफ जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, और जो आउटपुट जनरेट करेगा वो कैसा होगा, एसी होगा, ऑब्वियस सी बात है एसी होगा। मैं क्या करूंगा, इस एसी को कन्वर्ट कर लूंगा, जो आउटपुट है इस एसी को मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, डीसी में। इसी एक्साइटेशन को मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, रेक्टिफायर के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर लूंगा, डीसी में, ठीक है। इसको मैं डीसी में कन्वर्ट कर लूंगा, और जैसे डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, जैसे मेरा कन्वर्ट हो जाएगा मैं इसको दे दूंगा अपने पास यहाँ पे फील्ड इनपुट के लिए यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, बैटरी कनेक्शन ब्रेक कर दूंगा। तो मैं कुल मिलाया क्या है कि ये अपना अल्टरनेटर खुद तो दे ही, मतलब खुद सप्लाई क्रिएट करा दूसरों के लिए, खुद के लिए भी निकालना है। आप इसको ऐसा समझ जाइए कि जब कोई एक बच्चा होता है ना, जैसे आप लोग भी बच्चे हो, उस केस में क्या होता है कि अभी आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको बैटरी बैंक की तरह काम कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कब तक एनर्जी प्रोवाइड करें, जब तक कि आपका एक पर्टिकुलर आउटपुट ना आ जाए। जैसे ही एक आपका पर्टिकुलर आउटपुट आएगा, जैसे आपकी जॉब लगी तो ये कनेक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो पापा के पैसे हैं वो नहीं जाएंगे, उसका क्या होगा, आप ही क्या करोगे, दूसरों का खर्च उठाओगे और खुद का खर्च भी उठाओगे। इसको हम बोलते हैं आपका कौन सा एक्साइटेशन, स्टैटिक एक्साइटेशन, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। अब बात यहां पे आती है कि सर यहाँ पे तो आप जो सप्लाई दे रहे हो रेक्टिफायर के थ्रू, तो यहाँ पे तो रोटेटिंग पार्ट है, तो कैसे कनेक्ट करोगे इसको, क्या करो, यहाँ पे हम लोग ब्रशेस कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। हम लोग यहाँ पे करते हैं ब्रशेस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब ब्रशेस कनेक्ट करें तो यहाँ पे स्पार्किंग होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक एक्साइटेशन भी यूज नहीं करते, हम यहाँ पे यूज करते हैं कौन सा, ब्रशलेस एक्साइटेशन। एक नई टेक्निक होती है एक्साइटेशन की,
वो क्या होती है देखना आप सभी लोग। जो हमारे पास थर्ड एक्साइटेशन है उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा एक्साइटेशन, ब्रशलेस एक्साइटेशन। उसको भी देखिएगा सभी लोग क्या होता है उसमें। ब्रशलेस एक्साइटेशन में हम क्या करते हैं समझिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये मान लो आपका मेन अल्टरनेटर है, ठीक है, दिस इज अवर मेन अल्टरनेटर, इसको हमको एक्साइटेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये आपका मेन एक्साइटेशन का रोटर है ना, और इसका मैं स्टेटर बना दिया। दिस इज अवर मेन अल्टरनेटर, ठीक है। और इसके लिए हम एक यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक हम लोग यहाँ पे लगाते हैं आपका और अल्टरनेटर, इसी के इसको हमको एक्साइट करना, तो इसको एक्साइट करने के लिए हम लोग एक अल्टरनेटर और लगाते हैं जो कि रोटेटिंग आर्मेचर वाला होता। तो देखना एक अल्टरनेटर और लगाया हमने, एक अल्टरनेटर हमने और लगाया, और इसको हमने दिया ये आपका आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर है, और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ओके। और हमारे पास यहाँ पे होता है आपका एक और अल्टरनेटर इस टाइप का, देखना मतलब कुल मिला के मेन अल्टरनेटर के अलावा हमारे पास यहाँ पे दो अल्टरनेटर है ना, मेन अल्टरनेटर के अलावा हमारे पास यहाँ पे दो अल्टरनेटर है। जो ये वाला अल्टरनेटर है ना, ये आपका क्या है, ये आपका फील्ड है मतलब रोटर है, और ये आपका क्या है यहाँ पे स्टेटर है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट वाला, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या होता है आपका परमानेंट मैग्नेट। जो ये वाला अल्टरनेटर है वो क्या आपका, मतलब इसमें फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमको करंट फील्ड वाइंडिंग नहीं बनाते, हम इसमें क्या करते हैं रोटर में लगाते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो वो आपका परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी मैग्नेट क्रिएट कर देगा, तो आपको फील्ड की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास ये कौन सा अल्टरनेटर है, परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर। तो इससे क्या होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाँ या ना, होगा ना। इससे आपका क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा आप इसको दे दोगे किसमें, इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आप दे दोगे इसको, ठीक है। तो यहां पे लगा दो आप इसको डायोड व्हील, बताता हूं प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली समझना इसकी वर्किंग में, बताता हूं क्या करने वाले। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर है ना, और वो जो अल्टरनेटर है वो आपका रोटेटिंग रोटर है ना, आपका जो रोटर वो रोटेटिंग कंडीशन पे है, और आपका जो कंडक्टर वो स्टेशनरी है, ठीक है। तो आपके पास ये परमानेंट मैग्नेट वाला है, तो यहाँ पे जब रोटर घूमेगा, शाफ्ट घूमेगी मेन अल्टरनेटर की, जब मेन अल्टरनेटर का प्राइम मूवर घूमेगा तो ये वाला रोटर भी घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कहाँ पे, आपके इसके आर्मेचर में। इसके आर्मेचर पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हम दे देंगे अपने दूसरे वाले अल्टरनेटर को, और जो दूसरा अल्टरनेटर वो कैसा आपका रोटेटिंग आर्मेचर, मतलब इसका फील्ड स्टेशनरी है, देखो ऊपर फील्ड है, ये आपका फील्ड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका फील्ड स्टेशनरी है ना। तो आपके पास रोटेट आर्मेचर रोटेट हो गया, तो आर्मेचर आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आप दे दोगे मेन अल्टरनेटर को, किसमें, वो अपने मेन अल्टरनेटर को दे दोगे किसमें, आपके रोटर को। तो इससे आपका ये एक्साइटेशन हो जाएगा, इसमें हमको कहीं पे भी ब्रश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रशलेस एक्साइटेशन, ठीक है।
ओके, तो ये हो गया आपके पास कौन सा, ब्रशलेस एक्साइटेशन। एक काम करना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने, ये रेक्टिफायर यहाँ पे होगा और डायग्राम मैंने उल्टा बना दिया था, ये डायग्राम यहाँ पे होगा, जो रेक्टिफायर है वो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे ये एसी क्रिएट किया है, यहाँ पे एसी क्रिएट, तो इसको हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, रोटेटिंग रेक्टिफायर, है ना, क्योंकि ये आर्मेचर से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एसी होगा, रोटर को चाहिए डीसी, तो रोटेटिंग आर्मेचर हम यहाँ पे लगा, रोटेटिंग रेक्टिफायर लगा देंगे जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया सभी को? ये तीन टाइप के एक्साइटेशन होते हैं, तीनों के डायग्राम बना के शॉर्ट में एक मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी है। सबको क्लियर है चीज? बताइए फटाक से, जिससे मैं आगे बढ़ूं। हो गया क्लियर? आप लोग के मैसेज नहीं आ रहे हैं। हम्म हम्म जल्दी बताइए। बीच बीच में आपने बहुत लोगों ने मैसेज नहीं किया, सुबह से मैसेज नहीं किया, ऐसे मैं बोर नहीं हो जाऊंगा? चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते, पहले अपने आप को मैं साइड में कर लूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा, ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम किसके बारे में, हार्मोनिक्स के बारे में। अच्छा एक चीज समझना, जो हमारा ईएमएफ का जनरेशन होता है किस में होता है, हमारा ईएमएफ का जनरेशन होता है किस में होता है, वो साइनसोइडल होता है। हमारा जो ईएमएफ जनरेशन है वो कैसा होता है, ईएमएफ जनरेशन होता है वो कैसा होता है आपका, साइनोसॉइडल होता है। साइनोसॉइडल क्यों होता है, क्योंकि साइनोसॉइडल होने का मतलब ये है कि आपके पास साइनोसॉइडल क्या होता है कि ऐसे आपका साइन वेव का जो, साइन का जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है दोनों आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, साइन का कोस कॉस का साइन, तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है ना। पहली चीज तो ये है कि ईएमएफ जनरेशन कैसा होता है, साइनोसॉइडल होता है। अगर मान लो ईएमएफ जैसे प्योर साइनोसॉइडल है, इसका मतलब उसमें हार्मोनिक्स जीरो है। अगर आपका प्योर साइनोसॉइडल, इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्योर साइन मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपका हार्मोनिक्स जीरो है, हार्मोनिक्स आपका जीरो है। आपका प्योर साइन कंसोनेंट मतलब कि आपका आपका हार्मोनिक्स वहां पे जीरो। अब अगर हम बात करें कि जैसे मान लो ईएमएफ जनरेशन जो होता है ना, अगर मैं उसकी बात करूं कि कैसे कैसे हमारे पास जनरेशन होता है, तो क्या बोलोगे, जैसे मान लो ईएमएफ जनरेट हुआ, वो आपका ऐसा हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इनमें से आप ये मान के चलिए, जो भी टू के मल्टीपल वाले हैं, जो भी आपके टू के मल्टीपल वाले हैं, वो आपकी इवन हार्मोनिक्स होते हैं, और इवन हार्मोनिक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इनका इफेक्ट पड़ता नहीं हार्मोनिक्स का। ये आपका देखो,
ये आपका जो फर्स्ट वाला ये आपका फंडामेंटल है, ये आपका क्या कहलाता है, फंडामेंटल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका फंड मतलब जो आपको चाहिए, है ना, जो रेड कलर से आपको चाहिए, बाकी सब चीजें आपको एडिशनली मिल चुकी हैं। इनमें से जो सेकंड हार्मोनिक्स है इसका इफेक्ट जीरो था, मतलब सेकंड जितने भी टू के मल्टीपल हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, आपके इवन हार्मोनिक्स, तो उनका इफेक्ट होता नहीं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं ये, तो इनको आप अलग कर लो। ये आपके क्या हो गए, इवन हार्मोनिक्स। फिर थ्री के मल्टीपल वाले जो हो गए वो तुम बोलते ट्रिपलन हार्मोनिक्स, है ना। तो समझना यहाँ पे क्या बोला मैंने, फर्स्ट हो गया आपका क्या, फंडामेंटल, जो कि आपको चाहिए है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको क्या, 2 4 6 8 10 डैश डैश को बोलते हैं आपका इवन हार्मोनिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका क्या, इवन हार्मोनिक्स। फिर बात करते हैं थ्री के मल्टीपल में, जैसे कि आपका 3 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 15 हो गया, इसको हम बोलते हैं आपका ट्रिपलन हार्मोनिक्स। कौन कौन से बोला मैंने आपके पास यहाँ पे, 3 9 15, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके ट्रिपलन हार्मोनिक्स। ठीक है, तो बच्चे आपके पास क्या, 5 7 11 13, इनको हम बोलते हैं आपके क्या, हायर, मतलब देखो आप ये समझो कि थर्ड फिफ्थ के बाद, देखो थर्ड फिफ्थ तक आप मान लो आपके क्या है, ये आपके डोमिनेंट हार्मोनिक्स है। ठीक है ना, और सेवेंथ के बाद जितने भी आपके वो क्या, आपके हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है। ठीक है, ओके ओके। जस्ट अ सेकंड, कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ सर। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल, हो गया इवन, हो गया ट्रिपल हार्मोनिक्स, हो गया। बच्चा आपके पास कौन सा, 5 7 11 13 डैश डैश, इनको हम बोलते हैं आपका स्पेस हार्मोनिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेस हार्मोनिक्स। स्पेस हार्मोनिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, 6 के ± 1। स्पेस हार्मोनिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हमेशा 6 के ± 1 ऑर्डर होता है। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो 6 के + 1 है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या बोला मैंने, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 के + 1 है, कहाँ गया पेन, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 के + 1 हार्मोनिक्स है, तो वो आपका 6 के + 1 ये आपका रोटेट करता है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो 6 के + 1 है वो आपका क्या करता है, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपका क्लॉकवाइज, मान लो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है। जो 6 के + 1 हार्मोनिक्स होंगे उनके जो एमएमएफ होंगे वो किस में होंगे, आपके 6 फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। मतलब अगर मान लो पूछा मैं आपसे, तो यहाँ पे समझना 6 के - 1 ये आप होते हैं रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, बताता हूं आपको अभी, ये आप होता है रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि जो फिफ्थ हार्मोनिक्स है उसका जो एमएमएफ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट, क्या बोलोगे आप इसको, इसका जो स्पीड होगा, फिफ्थ हार्मोनिक्स का जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, NS/5 होगा। याद रखना कितना होता है, NS/5 होता है। मतलब क्या करना है, NS/5, 6 का कितना हो जाएगा, 7 कितना होगा, NS/7। तो समझ में आया है, एमएफ का जो आपका क्या बोलेंगे स्पीड होता है कितना होगा आपका, NS/6 के + - 1। तो अगर पूछा फिफ्थ हार्मोनिक्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा,
एमएफ का NS/5 और किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, फिफ्थ है, मतलब क्या होगा 6 के -1 के इक्वल टू 1 लोगे तो 6 - 1 आएगा, मतलब क्या होगा रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 13th एमएमएफ है, 13th एमएमएफ है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या उतना होगा आपका आरएमएफ को क्या बोलोगे इसके आप यहाँ पे, एमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड कितना NS/13। अब यहाँ पे देखोगे के इक्वल टू 1 लोगे, के इक्वल टू 2 लोगे तो 6 दूनी 12 13, तो किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझ में आई बात। कमेंट लेट डिलीवर होता है, उसका कुछ करेंगे, इलाज वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि जो 6 के +1 है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, 6 के -1 आपका रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो अगर पूछूं फिफ्थ और 13 के बीच का रिलेटिव मोशन कितना होता है, क्या बोलोगे, एक रिवर्स जा रहा है एक फॉरवर्ड जा रहा है, तो इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन होगा कितना हो जाएगा वो आपको, दोनों को ऐड कर दो, कितना NS/5 प्लस NS/13। ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे ना, इस वजह से मैं दोनों को ऐड कर, दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो माइनस कर देता मैं। ठीक है, ओके, तो यहां तक आपको थोड़ा बहुत कहानी समझ में आ गई होगी। ये किसके बारे में बताया मैंने आपको, स्पेस हार्मोनिक्स के बारे में बताया। ठीक है, बहुत कहानी बची है अपनी। ठीक है, चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, ट्रिप्लन हार्मोनिक्स के बारे में। देखो इवन हार्मोनिक्स तो पहले से गायब है क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाते है ना, बच्चे अपने पास क्या, ट्रिप्लन हार्मोनिक्स, बाकी जो 5 7 11 13 आपके क्या है, स्पेस हार्मोनिक्स है। ठीक है, तो समझना आपको क्या बोला मैंने, एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, जो अपने हार्मोनिक्स बताया ना, सेकंड से लेके जितना भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सब आपके हार्मोनिक्स है। इनमें से जो सबसे पास में आ रहा है कौन सा आ रहा है आपका, थर्ड फिफ्थ और सेवंथ, इसको हम बोलते हैं आपका डोमिनेंट हार्मोनिक, इसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, मतलब इनका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे अल्टरनेटर पे, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट हार्मोनिक्स। ठीक है, रही बात किसकी, आपके जो बाकी है सेवंथ के बाद कौन कौन से, नाइन्थ से लेके जितने भी आपके आपके हार्मोनिक्स हैं, 9 डैश 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 डैश, इसको हम बोलते हैं आपका हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। ठीक है ना, थर्ड से लेके थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवंथ ये आपके कहलाते हैं डोमिनेंट, उनके अलावा तो आपके कहलाते हैं क्या, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मान लो कि आपका यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स है। ठीक है, इसका एमएमएफ जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या बोलोगे, NS/3। कितना सिंपल है, मान लो यहाँ पे ऐसे देता हूं मैं, कोई मान लो आपके पास केथ हार्मोनिक्स है, उसका जो हार एमएमएफ होगा उसका आपका मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्या बोलोगे, NS/k। जैसे मैंने यहाँ पे भी किया था, फिफ्थ हार्मोनिक्स का कितना NS/5 हो गया था, 13 का NS/13 हो गया था, वैसे केथ एमएमएफ का कितना होगा, NS/k होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग वाइंडिंग यूज करते हैं, जो आर्मेचर वाइंडिंग यूज करते हैं, है ना, वो दो तरीके यूज करते हैं, एक होता है शॉर्ट पिच, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड आता है, तो हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक कम हो जाते है ना। तो याद रखिएगा, हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक्स रिड्यूस।
अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि हम वाइंडिंग को फुल पिच यूज ना करके शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हैं, उससे क्या एडवांटेज मिलेगा, तो क्या बोलोगे? हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक्स कम हो जाता है अबाउट, अगर हम अल्फा बताऊंगा अभी शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है ना, तो अगर हम अल्फा की वैल्यू 30 के अप्रॉक्सिमेट लेते हैं तो हमारे पास 70 to 80% ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक्स खत्म हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर एक होता है आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम उसको यूज करते हैं आपका हायर ऑर्डर हार्मोन्स को खत्म करने के लिए। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं, हम लोग कंसंट्रेटेड यूज ना करके डिस्ट्रीब्यूटेड यूज करते हैं। क्यों? आपका हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग यूज करते हैं। कौन सी वाइंडिंग? फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग? टू इल्यूमिनेट स्लॉट हार्मोनिक्स। क्या बोला मैंने? फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, क्वेश्चन बनते हैं यार ना। फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग यूज करते हैं किसके लिए? स्लॉट हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। स्लॉट हार्मोनिक्स। अब बोलो सर स्लॉट में बताया नहीं, और अरे स्लॉट हार्मोनिक्स कोई और नहीं, स्पेस हार्मोनिक्स को ही बोलते हैं। ठीक है, स्पेस हार्मोनिक्स को हम क्या बोलते हैं? आपका स्लॉट हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो हार्मोनिक्स के बारे में इतनी कुछ कहानी तो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, अब मेन जो चैलेंज आता है कि सर कुछ ऐसा अरेंजमेंट बताओ जिससे हम लोग ट्रिपल हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर पाए। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ट्रिपलन हार्मोनिक्स जो है ना, वो जो है तो आपका, मैं यहां पे बताऊं कि आगे बताऊं? लिंक होना चाहिए ना। हम्म, चलो अभी के लिए कुछ तो समझ लो, फिर आगे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा ना, दोबारा और आएगा, क्योंकि अभी आप लोग को फेस बेल्ट के बारे में नहीं पता है, तो अभी उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अभी इतना तो पढ़ लो ना, अभी आप स्टार डेल्टा का पढ़ लो। देखो, अगर हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग है, क्या बोला मैं, समझना प्रॉपर्ली, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग कैसी कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है आपका स्टार में, है ना, आपका वो स्टार कनेक्टेड है। अगर वो स्टार कनेक्टेड है तो आपके पास स्टार कनेक्शन में थर्ड हार्मोनिक्स के लिए पाथ नहीं बनता है। तो आपके पास क्या बोलोगे यहाँ पे? फेस में, आपके फेस में थर्ड हार्मोनिक तो प्रेजेंट होगा लेकिन लाइन में एब्सेंट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। आपके आर्मेचर में, अगर आपका आर्मेचर स्टार कनेक्टेड है तो आपके फेस में थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट होगा लेकिन लाइन में वो एब्सेंट होगा। फेस में प्रेजेंट होगा बट वो लाइन में एब्सेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो आपका डेल्टा कनेक्टेड है, अगर आपका आर्मेचर यहां पे क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है, इफ डेल्टा कनेक्टेड, तो डेल्टा में आपके पास क्या होगा? आपका यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट रहेगा, है ना, आपका थर्ड हार्मोनिक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि क्लोज पाथ बन रहा है ना यहाँ पे, तो थर्ड हार्मोनिक आपका प्रेजेंट रहेगा।
किसी को कोई डाउट आया? अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, इसको मैं हटा दूं पहले। कंट्रोल V। ठीक है, चलो। तो अगर आपका डेल्टा कनेक्शन है तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हार्मोनिक वाला चैप्टर बड़ा लंबा है ना। जब तक आपको शॉर्ट पिच वाइंडिंग नहीं पता चलेगी तो कुछ चीजें नहीं बता सकता। चलो, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका स्लॉट एंगल। एक हमारे पास चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्लॉट एंगल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, गामा से। स्लॉट एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका गामा से। और इसकी वैल्यू होती है क्या, P इंटू 180/S। स्लॉट एंगल क्या, किन्हीं भी दो स्लॉट के बीच का एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, P इंटू 180/S। इसको हम बोलते हैं आपका स्लॉट एंगल, P इंटू 180/S। ठीक है, ओके। अब एक चीज और समझनी है, एक चीज और होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखना एक फॉर्मूला और है यहाँ पे, थीटा ई, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल एंगल होता है थीटा ई, वो आपका बराबर होता है किसके, P/2 ऑफ थीटा एम। ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। आपको मैकेनिकल एंगल दे देगा और पूछे आपका इलेक्ट्रिकल एंगल कितना हो, तो ये क्वेश्चन बनता है आपके पास, है ना। थीटा ई इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसा होता है। कुछ बुक्स में क्या दिया हुआ मैं बताता हूँ। कुछ बुक्स में दिया हुआ है थीटा एम बराबर 2/P थीटा ई। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि पहले ई है कि पहले एम है। तो याद रखना, पहले ई है फिर एम है और इसकी वैल्यू P/2। कोई एक फॉर्मूला याद करना, दोनों में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ओके। फिर बात आती है आपके पास यहाँ पे कि हमारा एक वाइंडिंग होती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। हमारे पास एक वाइंडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। कैसी होती है वो देखना सभी लोग। हमारे पास होता है यहाँ पे आपका क्या, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है, तो अगर हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, समझना, इसको प्रॉपर्ली बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये आप, मैंने पूरा अल्टरनेटर को ओपन कर दिया ना, मान लो 2 पोल का अल्टरनेटर है आपके पास, ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, मान लो आपका जो अल्टरनेटर है वो क्या है, 2 पोल 12 स्लॉट है। आपके पास जो अल्टरनेटर है वो 3 फेस 2 पोल एंड 12 स्लॉट का अल्टरनेटर। इसके थ्रू बताता हूँ आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है। मतलब 2 पोल है तो आपका मान लो पहला पोल ये है, P ये वाला है ना, और ये आपका N है, सॉरी, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, 2 पोल है। अब एक पोल में कितने स्लॉट आएंगे, 6 6 आएंगे ना। तो यहाँ पे आपने स्लॉट लगा दी 6 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्लॉट इसमें भी हो गए। तो अगर हम इसको क्या करें, फर्स्ट वाले से कंडक्टर निकले और इसके फर्स्ट वाले मतलब 7 से नंबर बाहर आए, तो इसको हम बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग, है ना। अगर मेरा कंडक्टर यहां से जाए, है ना, सब प्रॉपर्ली समझना आप लोग। अगर मेरा कंडक्टर यहां से जाता है
और रिटर्न कहां से होता है आपका 7th वाले में से। इसको बोलता हूं फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट से निकाल के उसको 6th से निकाल दूं, है ना, तो कितना हो जाएगा, उसको बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है ना। उसको बोलता हूं आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग से एडवांटेज क्या है कि जितने भी मेरे पास डोमिनेंट हार्मोनिक्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वाइंडिंग का शॉर्ट पिच करना। जैसे मान लो आपके पास यहां से गोइंग कंडक्टर था, कमिंग कंडक्टर था, इनके बीच का जो एंगल था पहले वो कितना था, 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं पोल पिच। कितना था आपका, ये 180 डिग्री था, इसको हम बोलते हैं पोल पिच। तो पोल पिच के लिए कितनी होती है आपकी, 180 डिग्री होती है, या फिर इसको बोलते हैं स्लॉट पर पोल के बराबर होता है, ठीक है, ओके, है ना। तो पोल पिच होता है मान लो आपको 180 डिग्री। अब मैं क्या बोलता हूं कि अगर मान लो जो कॉइल का स्पान है, अगर कॉइल स्पान पोल पिच के बराबर है, मतलब 180 डिग्री के बराबर है, तो उसको हम बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग। प्रॉपर्ली समझना क्या बोला मैंने, जो कॉइल का स्पान है वो बराबर है पोल पिच के, मतलब 180 डिग्री के बराबर है, मतलब आपका फर्स्ट से कंडक्टर निकला है और 180 डिग्री बाद बाहर आ रहा है, मतलब 7 से बाहर आ रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका फुल पिच वाइंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं आपका फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। इस केस में आपका बीटा कितना होता है आपका, 180 डिग्री। बीटा मतलब कि कितने पहले कंडक्टर से जहां से कंडक्टर, मतलब गोइंग कंडक्टर और कमिंग कंडक्टर के बीच का जो एंगल, उसको हम बोलते हैं बीटा। तो बीटा आप कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन अगर अगर हमारे पास यहाँ पे जो कॉइल स्पान है, जो कॉइल की लेंथ है, जो कॉइल का स्पान है, वो ऐसा है, क्या है, कॉइल स्पान 180 से कम है, मतलब कॉइल स्पान आपका यहाँ पे क्या है, कम है, पोल पिच से कम है, मतलब पोल पिच आपका कितना, 180 डिग्री है, और कॉइल स्पान आपका कम है, मतलब 180 पूरा नहीं, उसके पहले ही आपका कमिंग कंडक्टर आ गया, यहाँ से गोइंग कंडक्टर, यहाँ से कमिंग कंडक्टर पहले आ गया। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, कि आपका कॉइल स्पान पोल पिच मतलब 180 से कम है, इसको हम बोलते हैं आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग। याद रखना, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू फुल पिच वाइंडिंग। तो अगर कोई पूछे कि ज्यादा ईएमएफ किस में इंड्यूस होता है, क्या बोलोगे, ज्यादा ईएमएफ तो आपका फुल पिच में इंड्यूस होता था। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फुल पिच वाइंडिंग इक्वल्स टू, सॉरी, इज ग्रेटर देन इन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है। और इसी केस में हम एक फैक्टर डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं केपी, जिसको हम बोलते हैं पिच फैक्टर। इसी में एक कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पिच फैक्टर, जिसको हम डिफाइन करते हैं किससे, रिप्रेजेंट करते हैं केपी से, जिसको हम डिफाइन करते हैं केपी से, पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, कैसे डिफाइन करोगे, तो पिच फैक्टर आपका होता है यहाँ पे, पिच फैक्टर आपका होता है यहाँ पे, वो होता है केपी, है ना। इसकी वैल्यू होती है केपी की, कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस है ना, जब मान लो आपकी आर्मेचर कंडक्टर शॉर्ट पिच है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, डिवाइडेड बाय जब मैं उनको फुल पिच कर दूंगा तो कितना इंड्यूस होगा, इन दोनों के रेशियो को मैं बोलता हूं आपका पिच फैक्टर। मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर जब वो क्या थे, शॉर्ट पिच थे, EMF induced in the conductor when it was short pitched divided by EMF induced जब वो आपके क्या थे, फुल पिच थे, जो आपके कंडक्टर्स थे वो कैसे थे, फुल पिच थे। इन दोनों के जो रेशियो को हम क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं आपका पिच फैक्टर, और इसकी वैल्यू होती है केपी की, क्या, इसमें जो केपी की वैल्यू होती है वो होती है आपका कितना, कॉस अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला याद करो, कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा यहाँ पे आपका क्या, शॉर्ट पिच एंगल है, अल्फा यहाँ पे क्या आपके पास शॉर्ट पिच एंगल है,
मतलब आप ये समझिए, अल्फा प्लस बीटा, बीटा आपका क्या टोटल एंगल था, गोइंग कंडक्टर और कमिंग कंडक्टर के बीच का जो एंगल है वो बीटा था। मान लो अगर वाइंडिंग शॉर्ट भी तो 180 तो होगा नहीं वो, तो क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा आपका मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो मुझे अगर कोई पर्टिकुलर हार्मोनिक्स को रिमूव करना है तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। अगर मुझे बोला गया है मुझे जो है तो थर्ड हार्मोनिक्स को रिमूव करना है या फिर हार्मोनिक्स को रिमूव करना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, टू रिमूव nth हार्मोनिक्स, देखा पे मैं एलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक्स, एलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक्स, मतलब अगर आपको nth हार्मोनिक्स रिमूव करना, मतलब मान लो आप यहाँ पे सिक्स मतलब फिफ्थ हार्मोनिक्स रिमूव करना है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 180 बाय, मतलब ऐसे अगर आपको थर्ड हार्मोनिक्स रिमूव करना है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/3, मतलब 60 डिग्री, मतलब वाइंडिंग को आपको यहाँ पे 60 डिग्री शॉर्ट पिच कर दोगे ना तो आपका थर्ड हार्मोनिक्स टाटा बाय बाय हो जाएगा। अगर आपको फिफ्थ हार्मोनिक्स रिमूव करना है तो अल्फा की कितना हो जाएगा 180/5, जितना भी आंसर आएगा उससे आपका फिफ्थ हार्मोनिक्स पूरा पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला एलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक्स के लिए, अल्फा की वैल्यू ये होगी तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 180 ब्रैकेट में n-1 n-1 डिवाइड बाय, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन बनता है, ये चीज याद रखना आप लोग, कि अगर मान लो मुझे फिफ्थ एंड सेवंथ हार्मोनिक दोनों रिमूव करने हैं, अगर मान लो मुझे फिफ्थ हार्मोनिक्स रिमूव करना है, अगर मुझे फिफ्थ हार्मोनिक्स रिमूव करना है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/5। अगर मुझे यहाँ पे करके बता देता हूँ, अगर मुझे फिफ्थ हार्मोनिक्स रिमूव करना है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/5, हाँ या ना, कितना हो जाएगा आपके पास ये ऑलमोस्ट सॉल्व करने पे 36 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पे रिमूव करना है कौन सा हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक्स, तब मेरे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 180/7, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा ये आपका 25.4 डिग्री। लेकिन अगर मुझे दोनों रिमूव करना है, मुझे फिफ्थ एंड सेवंथ को दोनों को रिमूव करना है, फिफ्थ एंड सेवंथ बोथ, तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों के अल्फा का मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे आंसर 36 प्लस 25.4 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा एवरेज करने पे आपका आ जाएगा कितना 30 डिग्री। तो याद रखना अप्रोक्सीमेट अगर आप अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री लोगे तो आपके फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक दोनों रिमूव हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है तो आपके थर्ड हार्म सॉरी फिफ्थ हार्मोनिक्स और सेवंथ हार्मोनिक्स ऑलमोस्ट 90% एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा आई थिंक। मतलब हमने यहाँ पे पूरी केपी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली, मतलब हमने शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में पूरा बताया कि पोल पिच हमारा 180 डिग्री होता है ना। फुल पिच वाइंडिंग के लिए अगर आपका कॉइल स्पान और पोल पिच बराबर 180 डिग्री बराबर है तो फुल पिच होगा, लेकिन अगर कॉइल स्पान कम है 180 से कम है तो उसको हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलेंगे। जो ईएमएफ का जनरेशन होता है फुल में ज्यादा होगा शॉर्ट में कम होगा। ठीक है, पिच फैक्टर क्या होता है आपका ये बताया फॉर्मूला मैंने, उसकी वैल्यू कितनी होती है ये बताया है ना, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होता है। अगर किसी हार्मोनिक्स को रिमूव करना है उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अब आता है आपके पास यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं फेस स्प्रेड।
है ना, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, फेस स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, ओके, इसको बताऊंगा मैं नेक्स्ट पेज में, यही बता दूं, यही बता देता हूँ। पहले अपने आप को साइड में कर लूं मैं। हम लोग देखते हैं किसके बारे में थोड़ा सा, ये फेस स्प्रेड नाम की क्या चीज होती है। फेस स्प्रेड, हेड डाल लो आप लोग यहाँ पे, फेस स्प्रेड नाम की क्या चीज होती है। फेस स्प्रेड हमारा, इसकी वैल्यू होती है एम गामा, याद रखना। एम होता है हमारे पास यहाँ पे स्लॉट पर पोल पर फेस, एम गामा। एम यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एम क्या आता है आपका फॉर्मूला यहाँ पे, स्लॉट पर पोल पर फेस, इसको बोलते हैं आपका एम। गामा आपको पता स्लॉट एंगल होता है। तो फेस स्प्रेड क्या होता है कि मान लो आपका सिंगल फेस है या टू फेस है या थ्री फेस है, कोई भी फेस है, आप उसमें फेस स्प्रेड बता चलो कितना फेस स्प्रेड होगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपसे पूछे इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोलोगे इसका, फेस स्प्रेड का फॉर्मूला होता है कितना, 180 बाय एन। कितना होता है फॉर्मूला इसका, 180 बाय एन। यहाँ पे क्या फेस, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सिंगल फेस के लिए, सिंगल फेस के लिए फेस स्प्रेड क्या होता है, क्या बोलोगे, सिंगल फेस के लिए फेस स्प्रेड कितना हो तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे 180 बाय 1, फॉर्मूला के हिसाब से 180 बाय 1 तक था 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं टू फेस के लिए, टू फेस के लिए फेस स्प्रेड कितना हो तो क्या बोलोगे, सेम फॉर्मूला में पुट कर दो, कितना हो जाएगा, टू फेस सिस्टम के लिए फेस स्प्रेड कितना हो जाएगा 180 बाय 2, कितना 90 डिग्री। लेकिन अगर कोई पूछे थ्री फेस सिस्टम के लिए कितना फेस स्प्रेड हो तो क्या बोलोगे, थ्री फेस के लिए जो फेस स्प्रेड होगा वो होता है आपका कितना, 180 बाय 3, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपको समझना होगा कि हमारा फेस स्प्रेड सिंगल फेस में कितना होता है, टू फेस में कितना होता है और थ्री फेस में कितना होता है। तो हमारा जो यहाँ पे पढ़ रहा है किसके लिए, थ्री फेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो थ्री फेस में जो फेस स्प्रेड होगा वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, ओके, इतना नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका समझ में आ गया है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले अपने आपको साइड में कर लूँ, नहीं बार बार मैं डिस्टर्ब करूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने बोला कि थ्री फेस सिस्टम के लिए हमारे पास जो फेस स्प्रेड होता है वो कितना होता है तो क्या बोलोगे, क्या बोला मैं, समझना प्रॉपरली। मैंने बोला थ्री फेस सिस्टम के लिए, थ्री फेस सिस्टम के लिए जो फेस स्प्रेड होता है, हमारे पास जो फेस स्प्रेड होगा वो होता है आपका, मैं इसको पीएस ले जाता हूँ, पूरा नहीं लिखता हूँ ना,
यहाँ पे लेता हूँ पी एस, मतलब समझ जाना फेस स्प्रेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। फेस स्प्रेड जो होता है वो होता है आपका 60 डिग्री। कब होता है? जब आपके पास वाइंडिंग कैसी होगी, सिंगल लेयर होगी तब। सिंगल लेयर में ये होगा, लेकिन यही फेस स्प्रेड आपका चेंज हो जाएगा 120 में। यही जो फेस स्प्रेड है वो आपका चेंज हो जाएगा कितना, 120 डिग्री में। कब हो जाएगा? जब आपके पास वाइंडिंग क्या होगी, डबल लेयर, मतलब एक स्लॉट में दो वाइंडिंग पुट करती है। एक स्लॉट पहले एक कंडक्टर था, अगर एक स्लॉट में दो कंडक्टर पुट करते क्या बोलते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग। उस केस में आपका जो फेस स्प्रेड होगा वो हो जाएगा आपका क्या, 120 डिग्री। मतलब थ्री फेस में हमको दो फेस स्प्रेड देखने को मिलते हैं, 60 डिग्री और 120 डिग्री। अगर हम बात करते हैं 60 डिग्री में, इन 60 डिग्री, अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं तो 60 डिग्री में क्या होता है कि आपका जो थर्ड हार्मोनिक है, 60 डिग्री में जो थर्ड हार्मोनिक है ना, जो थर्ड हार्मोनिक है वो आपका वो आपका फेस में, लाइन में तो प्रेजेंट है, लाइन में प्रेजेंट है, बट फेस में अब्सेंट है। कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड हार्मोनिक, एक मिनट। आपका यहाँ पे हाँ, फेस में प्रेजेंट है, लाइन में अब्सेंट है ना। आपका यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक फेस में क्या है, प्रेजेंट है, फेस में प्रेजेंट है, लाइन में एब्सेंट है। अब सही है, ठीक है। 60 डिग्री में जो आपका थर्ड हार्मोनिक है वो फेस में तो प्रेजेंट है लेकिन लाइन में एब्सेंट है। लेकिन यही चीज अगर हम बोले 120 डिग्री में, तो हम अपने थर्ड हार्मोनिक को फेस से भी रिमूव कर सकते हैं। हम 120 डिग्री फेस स्प्रेड क्यों बनाते हैं डबल लेयर वाइंडिंग से? क्योंकि उससे हम फेस में से भी, जो हमारे फेस में थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। किसके थ्रू? 120 डिग्री फेस स्प्रेड के थ्रू, है ना। तो ये मैंने बोला आपका, इन 120 डिग्री फेस स्प्रेड हमारा जो थर्ड हार्मोनिक है वो हमारा फेस से भी रिमूव हो चुका। फेस एंड लाइन बोथ अपसेंट, ठीक है। ओके, एक चीज याद रखना, जैसे मैंने बताया आपको, सिंगल लेयर वाइंडिंग से आपको जो फेस स्प्रेड मिलता है वो 60 डिग्री, लेकिन डबल लेयर वाइंडिंग से आपको दोनों फेस स्प्रेड मिलते हैं, 120 मिलता है और 60 मिलता है। मैं लिख देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो गया है यहाँ पे, मैं दोनों लिख देता हूँ ना यहाँ पे, यही पे समझ में आ जाएगा। आपका 120 मिलता है और 60 मिलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किससे? डबल लेयर बाइंडिंग से। ऐसा नहीं कि डबल लेयर बाइंडिंग के तो आपको 60 मिल नहीं सकता, डबल लेयर बाइंडिंग से आपको 60 मिल सकता है और 120 भी मिल सकता है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपके किसके बारे में, थर्ड हार्मोनिक के बारे में बहुत कुछ कहानी हमने पढ़ ली। अब हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, के डी। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है समझना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है कि हमारे पास, अगर हम बात करें
के डी, मतलब अगर हमारी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना ईएमएफ होगा, मतलब ये आपका रेशियो, केडी क्या है, रेशियो है किसका, ईएमएफ का, इंड्यूस्ड इन कंडक्टर व्हेन वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर व्हेन वाइंडिंग इज कंसंट्रेटेड। ठीक है ना, अगर आपकी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर आपकी जो ईएमएफ है अगर वाइंडिंग आपकी कंसंट्रेटेड है तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं आपका केडी। और केडी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, वो हमारे पास होती है साइन एम गामा बाय 2 डिवाइडेड बाय एम साइन गामा बाय 2। ठीक है, चलो इतना हमने डिस्कस कर लिया केडी के बारे में। ये केडी का फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू हो गई। एक बात ध्यान देना, केपी और केडी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कर दोगे तो ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा, वो तो कम ही होगा। कंसंट्रेटेड में ज्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में कम होगा, तो केडी की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, अगर केडी इक्वल टू 1 हो गया मतलब वाइंडिंग आपकी कंसंट्रेटेड है। ठीक है ना, अगर केडी इक्वल टू 1 हो गया दैट मींस जो आपका वाइंडिंग है वो आपकी क्या है, कंसंट्रेटेड। एक नया टर्म होता है इसको हम बोलते हैं के डब्ल्यू, वाइंडिंग फैक्टर। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, के डब्ल्यू होता है आपका केपी इंटू के डी, मतलब पिच फैक्टर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जाता है यहाँ पे क्या, वाइंडिंग फैक्टर। के डब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग फैक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग वाइंडिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब एक चीज और बनती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो बोला जाता है कि आपका 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करो तो केवीए में क्या चेंज होगा, 3 फेज को सिंगल फेज में लोगे तो केवीए में कितना चेंज होगा, 3 फेज 60 डिग्री को 3 फेज 120 डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कितना आपका केवीए होगा या कितना आपका ईएमएफ होगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो समझना, आप हम लोग पहले देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 3 फेज 60 डिग्री का 3 फेज 120 डिग्री से कंपेरिजन। ठीक है ना, किसका किसका देखने वाले हम यहाँ पे, 3 फेज 60 को 3 फेज 120 में कन्वर्ट करने का देखते हैं। तो याद रखना जो केवीए होता है, केवीए 60 डिवाइडेड बाय केवीए 120, ये आपका बराबर होता है किसके, 1.15 के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केवीए 60 दिया है, केवीए 60 आपको निकालना है, 120 दिया, मान लो 120 आपका 100 है, 100 है ना केवीए, 100 केवीए है, तो केवीए 60 कितना हो जाएगा, 115 केवीए हो जाएगा। समझ में आया, तो ये आपका एक रिलेशन होता है। ठीक है, सिमिलरली आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी होता है कि मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास 60 वाले में इतना है और आपका 120 में कितना होगा, तो कितना करोगे, आपका इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1.15। ठीक है, ओके, अब मैं बात करता हूं 3 फेज का 2 फेज से, है ना। अब हम बात करते हैं किसका, 3 फेज 60 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आपका 2 फेज, 2 फेज में कितना फेज स्प्लिट होता है, 90 डिग्री। 2 फेज में जो फेज स्प्लिट होता है 90 डिग्री होता है ना, इसमें करते हैं।
इसमें जो केवीए होगा कितना को देखना आप लोग, केवीए ऑफ 60 डिवाइडेड बाय केवीए ऑफ 90, मतलब टू फेज का, ये होता है आपका कितना 1.06। ठीक है, याद करना पड़ेगा चीजें कुछ। और अगर आपको सिमिलरली यहां पे निकालना है ई फेस, मतलब ई 60, मतलब इंड्यूस्ड थ्री फेज डिवाइड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टू फेज। थ्री फेज का इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय टू फेज का इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय कितना होता है आपके पास, ये 0.706। तो मतलब अगर आपको टू फेज का वोल्टेज पता है तो आप उसमें से थ्री फेज का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका एक रेशियो बनता है यहाँ पे थ्री फेज का सिंगल फेज में, थ्री फेज 60 का कन्वर्जन किस में करना है, सिंगल फेज। कितना फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री, कितना फेज स्प्रेड होगा 180 डिग्री। तो अगर आप इसको निकालो तो कितना आएगा आपके पास, अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे तो आपको हो जाएगा कितना, केवीए 60 डिवाइडेड बाय केवीए 180। ये आपका हो जाता है कितना, 1.5 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ई आपका कितना है 60 डिवाइडेड बाय ई है आपके पास 180, इसकी वैल्यू होती कितना 0.5। तो इसको आप याद कर सकते हो भाई, जैसा भी आपको याद करना हो याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास हार्मोनिक्स और होता है, हमारे पास एक हार्मोनिक्स और होता है ना, जिसको हम बोलते हैं स्लॉट एंड टूथ हार्मोनिक्स। उसके बारे में थोड़ा देख लो, स्लॉट या फिर हम बोलते हैं इसको टूथ हार्मोनिक्स। ये आपके क्या होते हैं, ये जो हार्मोनिक्स होते हैं ये आते हैं किसकी वजह से, आपके जो स्लॉट है उसके रिलक्टेंस की वजह से, वेरिएबल रिलक्टेंस की वजह से, वेरिएबल रिलक्टेंस ऑफ स्लॉट नाम है ना स्लॉट हार्मोनिक। तो ये आपके आते हैं किसकी वजह से, वेरिएबल रिलक्टेंस ऑफ स्लॉट्स, इसकी वजह से ये आपके हार्मोनिक्स आते हैं। ठीक है, और इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, टू स्लॉट पर पोल प्लस माइनस वन, है ना। और यहां पे आपके पास ये कब होता है, ये आपका कब होगा जब m ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब जो स्लॉट पर पोल पर फेस है वो कितना रखना आपको 5। इससे अगर आप निकालोगे तो आपको जो स्लॉट हार्मोनिक्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं क्या 29 एंड 31। 29 31 ये कहीं ना कहीं आपके स्पेस हार्मोनिक्स का ही पार्ट, देखो ना, अगर आपको हार्मोनिक्स देखा हो, आपने कहीं बताया था मैंने आपको, कहाँ पे बताया था स्पेस हार्मोनिक्स, ये जो आपका स्पेस हार्मोनिक्स था ना, ये 5 7 11 30, इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो 29 और 31 भी आएगा। अगर आप पे k इक्वल टू 5 पुट कर दो, क्या कर दो, k इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा 6 5 30 प्लस माइनस 1, 29 और 31 मिल जाएगा ना। तो आपका जो स्लॉट हार्मोनिक्स है वो स्पेस हार्मोनिक्स का ही टाइप है। बट ये जो हार्मोनिक्स आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, आपके जो स्लॉट हैं उसमें जो वेरिएबल रिलेक्टेंस आया है उसकी वजह से हमारे ये हार्मोनिक्स आए हैं, उसको हम बोलते हैं आपका स्लॉट या फिर टूथ हार्मोनिक्स। ठीक है, तो ये आपके क्या है, एक तरीके से स्पेस हार्मोनिक्स का ही पार्ट होते हैं।
इस हार्मोनिक्स को हम कैसे करते हैं, इस हार्मोनिक्स को कम करने के लिए हम लोग जो हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर स्लॉट है ना वो हम लोग सीधा ना लगा के थोड़ा टेढ़ा लगाते हैं, मतलब जैसे बताता हूं आपको प्रॉपर्ली में, हम स्क्विंग करते हैं, क्या करते हैं स्क्विंग, लिखते हैं यहाँ पे स्क्विंग करके हम लोग इस स्लॉट को कम कर लेते हैं, स्क्विंग द स्लॉट्स। मतलब अगर आपके पास ये प्रॉपर्ली देखना, अगर मान लीजिए ये आपका कंडक्टर मतलब वो था, अल्टरनेटर था, है ना, तो आपको इसमें स्क्वीन करनी, मतलब क्या करना देखना, समझना बताता हूँ आपको मैं। आपको यहाँ पे ये आपका अल्टरनेटर था, आप जब इसमें स्लॉट लगाओ तो टेढ़ी लगाओगे इस टाइप की, ये इसको बोलते हैं इसको टेढ़ा करना। ये हम लोग इसको ऐसा नहीं लगाते, ऐसा ऐसा नहीं लगाएंगे हम लोग, इसको ऐसा नहीं लगाएंगे, है ना, ऐसा लगाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, स्क्विंग नहीं करें, तो हम इसको क्या करते हैं स्क्विंग कर देते हैं ऐसे। इससे हमारे पास क्या होता है, जो स्लॉट हार्मोन होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। हम इस स्लॉट को स्क्विंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्लॉट एंड टूथ हार्मोनिक्स को कम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर एक होता है आरएमएफ का कॉन्सेप्ट, है ना, हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है आरएमएफ, उसकी कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एंगल है ना, इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल, है ना, वो कितना हो 180 डिग्री, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपका आरएमएफ की कंडीशन है कि जो आपका जो तीन फेस है आर वाई बी, उनके बीच का इलेक्ट सॉरी 120 इनके बीच का जो आर वाई बी है ना, उनके बीच का इलेक्ट्रिकली वो 120 डिग्री हो और मैकेनिकली भी 120 डिग्री प्लेस्ड हो, उनमें आपके पास क्या होता है, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होता है एफ आर, जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एम। मतलब जो आपका मैक्सिमम आपका आरएमएफ की वैल्यू होगी, है ना, उसका 3/2 करके आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। मतलब ये आपका एफ आर है वो क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू एफ एम। ये क्वेश्चन बनता है ना, आपके एफ एम की वैल्यू दे देगा और आपसे एफ आर की वैल्यू पूछेगा। अगर एफ आर की, अगर मान लो एफ एम की वैल्यू 200 है, तो एफ आर कितना हो जाएगा 3/2 टू 200, तो 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आरएमएफ के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, कि अगर आपको टॉर्क चाहिए, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क चाहिए है, तो आपका स्टेटर और रोटर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होनी चाहिए, है ना। अगर आपको यूनिडायरेक्शनल टॉर्क चाहिए है, अगर आपको क्या चाहिए है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, तो आपका दोनों फील्ड आपस में क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। फॉर प्रोडक्शन ऑफ unidirectional torque, for production of unidirectional torque, both the field should have both the field should have both the field should have equal number of pole, मतलब दोनों के पोल बराबर होने चाहिए और उनके बीच का रिलेटिव मोशन जीरो होना चाहिए। both the field should have equal number of pole, equal number of pole, equal number of pole, and relative speed should be zero, and relative speed should be zero, and relative speed should be zero। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉर्क के बारे में। कंडीशन क्या भाई टॉर्क के लिए, अगर आपको यूनिडायरेक्शनल टॉर्क चाहिए है तो दोनों के जो फील्ड है ना,
उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो 0 होनी चाहिए और दोनों के आपके नंबर ऑफ पोल बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की जो भी कहानी होगी हमारी नेक्स्ट क्लास किस टाइम पे है उस टाइम पे देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।